हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मोनिश। कल 75 क्वेश्चन हो पाए थे। आइए उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 76 वाला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की नीलगिरी पहाड़ियाँ किन 3 राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सही आंसर इसका बी रहेगा। नीलगिरी और आपकी जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बिंदु पर आकर मिलती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश है, उसका जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बहुत कम है। करेवा नामक मिट्टी स्थलाकृतिक निक्षेप भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कुमायूं, ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन सी दार्जिलिंग हिमालय, ऑप्शन डी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा रहेगा। इसका आंसर बी रहेगा। कश्मीर हिमालय की पहाड़ियों में करेवा नामक मिट्टी जो पाई जाती है और करेवा की जो खेती है वहीं होती है। ठीक है, बिहार की प्रमुख गोखुर झील कांवरताल, जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में है। यानी क्वेश्चन नंबर 79 का क्या रहेगा। दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार और भागलपुर। इसका आंसर बी रहेगा। यानी कि जो गोखुर झील का कांवरताल झील है वो आपकी बेगूसराय में पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखें। पनामा नहर किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 इसका आंसर क्या रहेगा। पनामा नहर जो है वो आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखें। भारत के किस तटीय मैदान को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का तट, केरल का तट, उड़ीसा का तट और गुजरात का तट। बताइए इसमें सही आंसर क्या रहेगा। कौन सा तट है जो आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो केरल का तट है जिसको हम मालाबार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और कुछ तटों के बारे में जानकारी हासिल करें हम लोग। आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो महाराष्ट्र का तट है इसको हम गोवा तट के नाम से जानते हैं, उसको कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कर्नाटक का आपका तट है उसको हम कनारा तट के नाम से भी जानते हैं। इसको नोट कर लेना क्योंकि आगे एक क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिले। केरल का तट है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर जो तट होता है जिसको हम तमिलनाडु तट के नाम से जानते हैं, उसका जो अदर नाम है उसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। जो सर्दियों में लौटते मानसून से बारिश वहाँ पे होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तट जो उत्तरी सरकार के नाम से या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने इसको कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना केन बेतवा लिंक मुख्य रूप से किन 2 राज्यों की जीवन रेखा बनेगी। यानी क्वेश्चन नंबर 82 क्या रहेगा। जो केन बेतवा है वो आपका बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है ना, तो इन 2 नदियों के संगम पर ये जोड़ा गया है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आइए थोड़ा इसका उद्देश्य के बारे में देख लें। जो ये राष्ट्रीय परियोजना है इसका ये मध्य प्रदेश की केन नदी जहाँ पानी अधिक है और पानी को एक 221 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में भेजना होगा। ठीक है, अब लाभार्थी देखो पिछली बार 2000 अगर आप 25 वाला क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें लाभार्थी राज्य पूछ लिए गए थे जो कि करंट में चर्चा में था। हो सकता है कि यहाँ से इसको भी करंट से लेकर के पूछ लें कि इससे लाभार्थी क्षेत्र कौन से होंगे, केन और बेतवा नदी से। ठीक है, इसमें आपके लाभार्थी क्षेत्र होंगे बुंदेलखंड जो कि एमपी और यूपी दोनों में फैला हुआ है, में पानी का भारी किल्लत है और सूखे की समस्या को दूर करेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे सकता है। और इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो इस परियोजना के कारण एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जो पन्ना टाइगर रिजर्व है का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, जो एक बड़ी चिंता का विषय भी है। बेसिकली ये मेंस का है, आपको यहाँ इतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने बता दिया है। फिर भी विश्व की ग्रेट बैरियर रीफ, इसको जो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। ठीक है, और ये कह रहा है कि किस देश के समीप स्थित है। जैसी बातें हम लोग पढ़ते रहते हैं, एनवायरनमेंट के सेक्शन में पढ़ते रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखें। बिहार के ककोलत जलप्रपात के संदर्भ में यह किस जिले में स्थित है। क्या रोहतास में है, गया में है, नवादा में है और भभुआ यानी कैमूर में है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 84 है आपका, इसका आंसर क्या रहेगा। बेसिकली ये नवादा में स्थित है। ठीक है, यह बिहार के नवादा जिले में है और कोडरमा के पठार से उतरने वाली जो धारा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट के आसपास है और बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। क्योंकि पर्यटन स्थल को लेकर के बिहार स्पेशल में आप पढ़ेंगे, मैं कल बिहार स्पेशल का आपको टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप कहेंगे
तो मैं आपको इसका एक बिहार स्पेशल पूरा नोट्स मैंने खुद ही बनाया है, उसको मैं आपको शेयर कर दूँगा। शेयर क्या, पूरा समझा ही दूँगा, ताकि आपको, क्योंकि मैंने लिखा है मैं समझ पाऊँगा, लेकिन अगर आपको मैं इसको समझा दूँगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, नवीनतम खगोलीय खोजों के अनुसार हमारे सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 85। दोस्तों आप जानते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बेसिकली दोस्तों वो उसका आंसर शनि है, यानी कि जो शनि ग्रह है उसके पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक और मान्यता प्राप्त ग्रह हैं, लगभग 146। ठीक है, पुष्टि ग्रह यानी कि मान्यकृत ग्रह हैं। ठीक है, जो बृहस्पति है इसके बाद 95 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह, इसको गैनीमीड बोलते हैं, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूछ सकता है कि वह कौन सा उपग्रह है जिसका उपग्रह सबसे ज़्यादा सौरमंडल में बड़ा है, तो वो गैनीमेड है, किसका है, बृहस्पति का है। ठीक है, अन्य ग्रहों की बात करें तो मंगल है 2 फोबोस और डोबोस, यानी कि मंगल ग्रह उसके 2 उपग्रह हैं, नाम याद रखना, फोबोस डिमोस क्या है, फोबोस डिमोस, उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी की बात करें तो एक अकेला उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा भी कहते हैं। अरुण के पास 28 हैं, वरुण के पास 16 हैं और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वो कौन से उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, भारत के जैव मंडल आरक्षण क्षेत्रों में, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, और उनके संबंधित राज्यों के संदर्भ को सम्मिलित करिए। इसमें क्या है, आपका पहला है नोकरेक है, नंदा देवी है, अगस्त्यमलाई है, सिमलीपाल है। चलिए इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। जो आपका अगस्त्यमलाई है, यानी कि पहला अगर हम देखने की बात करें तो एक का नोकरेक का मेघालय होगा, और इसमें बी का एक होगा, यानी कि नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और जो अगस्त्यमलाई है वो केरल और तमिलनाडु में दोनों में स्थित है, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व देखें तो वो आपका ओडिशा में है। तो क्वेश्चन इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, महासागरीय जलधाराओं के सार गैसों सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है एक ऐसा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह गल्फ स्ट्रीम, कैनरी जलधारा और उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधाराओं के चक्रीय प्रवाह के बीच शांत जल का क्षेत्र का काम करता है। इसका नाम सारगैसम नामक एक प्रकार के समुद्री घास, जिसको शैवाल भी कहते हैं, पर रखा गया है। बताइए क्वेश्चन, इसके स्टेटमेंट केवल एक सही होगा, केवल 2 सही होंगे, या सभी 3 सही होंगे, कोई भी सही नहीं है। इसके स्टेटमेंट्स तीनों सही हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, भारत में खरीफ, इसको खारिफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, और रबी यानी राबी फसलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। कौन सा युग्म सही है? चना क्या रबी की फसल है? कपास खरीफ की फसल है? सोयाबीन खरीफ की फसल है? और सरसों रबी की फसल है। बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट सही मिलान में है। बेसिकली इसके चारों मिलान सही हैं, है ना, तो इसको ठीक से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके हिसाब से ना और फसलें हैं वो अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये खरीफ और रबी फसलों से एक क्वेश्चन परमानेंट आता ही आता है। ठीक है ना, तो इसको बेसिकली आप लगभग 25 से 30 क्रॉप्स को याद कर लीजिएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरीके 4 तो ये हो गई, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि मैंग्रोव वन, जिसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, कि पारिस्थितिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये केवल खारे पानी में जीवित रह सकते हैं और मीठे पानी में तुरंत मर जाते हैं। इनकी जो जड़ों में न्यूमेटोफोर नामक विशेष संरचनाएं होती हैं जो इन्हें ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं। ये तटों को चक्रवात और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, यानी कि सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि 2 और 3, क्योंकि ये कहा गया इसमें केवल खारे पानी में नहीं, केवल खारे पानी के अलावा जो क्या बोलते हैं शुद्ध जो वाटर है उसमें भी रह सकते हैं, तो केवल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 2 और 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, दूरंड रेखा निम्नलिखित में से कौन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। बताइए, भारत और चीन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है, और ईरान और इराक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बी रहेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा कहलाती है दूरंड रेखा। ठीक है, जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में है, जो रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और 38वीं समानांतर रेखा वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। दोबारा बोल दे रहा हूँ, 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, क्योंकि ये मैकमोहन, रेड क्लिफ और ये दूरंड रेखा ये कई बार पूछा है, तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो 38वीं समानांतर रेखा है ये शायद अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछ सकता है,
क्योंकि इसे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछा है, बट बीपीएससी ने शायद, मेरी नज़रों में आप देख लीजिएगा, लेकिन शायद बीपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है इसको पूछ ले वो, तो इसको याद रखना। और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच, ये दोनों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो 49वीं समानांतर रेखा है ना अमेरिका और कनाडा के बीच, ये दुनिया की सबसे शांत सीमा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई विवाद, मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन इसका कहा जाता है, फैक्ट को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, भारत में खनिजों के उत्पादन में वर्तमान आंकड़ों यानी कि इंडियन मिनरल बुक्स के अनुसार अभ्रक यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है वो अभ्रक उत्पादक में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। अगर परिवर्तित रुझान देखें, ऐतिहासिक रूप से बिहार, झारखंड का क्षेत्र यानी कि कोडरमा और हजारीबाग नवादा रूबी यानी कि अभ्रक के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। कोडरमा को माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान स्थिति देखें तो अवैध खनन पर रोक लग गई है और नई खदानों के कारण अब आंध्र प्रदेश, विशेषकर नेल्लौर जिला जो कि आंध्र प्रदेश का है, भारत में अभ्रक का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार वाला राज्य भी है। ध्यान रखना, उत्पादक और भंडार दोनों के रूप में पहला है। इसके बाद राजस्थान का नाम आता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक बार 2024 का पेपर मुझे याद नहीं आ रहा, बट पूछा है कि पहला तो सब जानते ही जानते हैं, उसने सेकंड पूछ लिया था बीपीएससी ने, तो उसको आप ध्यान रखना। उपयोग वर्गात में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है? बताइए। यानी कि नंदा देवी है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है और नामचा बरवा है। क्वेश्चन नंबर 92 देखें तो इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि नामचा बरवा से वो यू टर्न लेती है। कौन सी नदी? पूर्वी चोटी, यानी कि वो नामचा बरवा है, ठीक है। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य सीमा से दोनों को स्पर्श करती है? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। वो किशनगंज है, और किशनगंज सबसे पूर्वी जिला भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, भू आकृतिक विज्ञान में विश्व की छत, ठीक है, के नाम से किस भौगोलिक संरचना को जाना जाता है? ये हाल ही में जो अभी ताशकंद को लेकर के न्यूज़ आई थी, लगभग मुझे जनवरी 2026 में आई थी, तो वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ना पामीर का पठार, इसका मैंने आंसर बता दिया है, पामीर का पठार इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि भारत ने यहाँ से एक दूतावास अपना बंद किया है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हाँ, इसलिए क्वेश्चन ये बनाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल के लगभग कितना है? इसका आंसर भी रहेगा, आप सब जानते हैं 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, कृषि उत्पादों को मिलाने वाली भौगोलिक संकेतक यानी जीआई के संदर्भ में मिथिला मखाना के किस राज्य के तहत जीआई टैग मिला है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या रहेगा? ये बिहार में है, जानते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्योंकि अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखानों को जीआई टैग प्रदान किया गया था, और भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85 से 90% हिस्सा बिहार के मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सरसा में पैदा होता है। अब पता है क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब ये तो क्वेश्चन इसमें आ गया है, लेकिन मेन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो बिहार में आपका जो मिथिला मखाना है ना, मखाना है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किन दो या तीन ज़िलों की है? तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सरसा, इन चारों में से कोई एक भी दे सकता है और जोड़ में बना कर दे सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब जीआई टैग का क्या महत्व होता है आप सब जानते ही हैं कि कोई सिक्योर रहता है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत की जो मानक समय रेखा है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ना। वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन से हैं वो आप ध्यान रखना, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना, मैं नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ट्रिक क्या है? यूपी, एमपी, छतरी, उड़ी, आंधी, ठीक है ना। याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ, नोट करके लिख लेना। ट्रिक क्या है? यूपी, एमपी, छतरी, उड़ी और आंधी, समझ जाएंगे इससे, ठीक है। अब महत्व क्या है ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखें, महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है जिसके कारण अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, क्या वो गल्फ स्ट्रीम है, क्या वो अगुलास जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा है या क्यूरोशुबो जलधारा है? इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो हम्बोल्ट जलधारा है, जो आपका दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट से होकर जाती है, तो वही अटाकामा डेजर्ट को बनाती है, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। ठंडी जलधारा के कारण यहाँ हवा में नमी नहीं आ पाती और जो वाष्पीकरण जो है हो नहीं पाता है, जिसके कारण बारिश नहीं होती है। इसी कारण उत्तरी चिली में दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई स्टेट वाइज नहीं, राज्य वाइज नहीं, दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल का निर्माण यहीं पे हुआ है। और हाँ, अल नीनो
कनेक्शन जब यह ठंडी हम्बोल्ट यानी कि एल नीनो से कनेक्शन कैसी है, जब ये ठंडी हम्बोल्ट जलधारा असमान रूप से गर्म हो जाती है तो इसी परिघटना को एल नीनो कहते हैं, है ना। तो ये ठंडी वाली जब गर्म हो जाए तो ध्यान रखना इसको ही हम एल नीनो कहते हैं, जो भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। यानी कि भारतीय मानसून को ही, क्योंकि भारत की लगभग 85% जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड है। अब मानसून पर डिपेंड हो जाती है तो इसी मानसून के कारण क्या होता है, भारत का मानसून प्रभावित होता है। तो इसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एल नीनो, हाँ इस बार एल नीनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप बेसिक अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी वाली से, ठीक है। भारत का वह क्वेश्चन नंबर 99, भारत का वह कौन सा राज्य है जो किसी एक विदेशी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा साझा करता है? बताइए। ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बी रहेगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है, 4096.7 किलोमीटर है। और जो पश्चिम बंगाल है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे लंबी बाउंड्री सीमा साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें। इसमें क्या रहा है कि बिहार के भूगोल के संदर्भ में डोलमियानगर यानी कि रोहतास ऐतिहासिक रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने जब बिहार स्पेशल पढ़ा होगा तो उसमें ये कई बार नोटिस, उसमें आपने नोट किया होगा कि सीमेंट उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। जो डालमिया नगर है ना वो रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन के पास स्थित एक डालमिया नगर ऐतिहासिक रूप से बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था, है ना। सीमेंट का कारण, यहाँ मुख्य रूप उद्योग जो सीमेंट था, इसका कारण यह है कि रोहतास और कैमूर का पठार विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। क्रम भी ध्यान रखना, पूछ भी सकता है कि जो सीमेंट उद्योग था रोहतास और कैमूर का पठार, तो वो किन क्रम की चट्टानों से मिलकर बना था? तो विंध्यन, आर्कियन, कैम्ब्रियन, इस तरीके से नाम दे सकता है। तो विंध्यन क्रम ध्यान रखना। जहाँ सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में था और यही कागज़ और चीनी मिलें भी थीं, लेकिन अब यह उद्योग क्षेत्र खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके बहुत सारे कारण हैं, वो अगर जब मैं IR वगैरह पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको डिस्कस करूँगा। IR हो गया, इकोनॉमिक्स रीजन हो गया, जोग्राफिकल इफेक्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा तब उसमें बताऊँगा। और अन्य बिहार के उद्योग क्या हैं इसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आगे क्वेश्चन में आ ही जाएगा। भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट पर नवंबर दिसंबर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्या भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अरब सागर से बनते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून का अत्यधिक विलंब से लौटना? बताइए 101 का क्या रहेगा? जो पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट वाला है, जो तमिलनाडु वाला रीजन है, वहाँ पर बारिश क्यों होती है? जानते हैं कि लौटता हुआ मानसून जब आता है तो उसी के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखें। भारत के मध्य भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा को कौन सी भारतीय नदी अपने प्रवाह मार्ग को 2 बार काटती है? बताइए। तो क्वेश्चन आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते रहेंगे तो बेसिक में ही आता है, आप कवर कर चुके होंगे। वो लूनी नदी है, वो सॉरी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखें। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए लागू किया जाता है? ये आप लिख के ले लीजिए, हो सकता है इस तरीके से अन्य क्वेश्चन बने। आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, आपका ओजोन क्षरण को लेकर के बहुत सारे जो इन्वायरमेंट में आप क्या बोलते हैं, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, कानून हैं, संधियाँ हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा। जब मैं UPSC की तैयारी में मैं नोट्स बना रहा था, अभी 2026 के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं इसको एनवायरनमेंट को लेकर के। तो आप उसको अच्छे से, आपने अगर नोट्स ऐसी बातें बनाए होंगे तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि UPSC में बहुत हम लोगों ने इन डेप्थ में जाके पढ़ा था, लेकिन BPSC में इतना डेप्थ में नहीं पूछता है। बस ये पूछता है कि ये वाला प्रोटोकॉल है किससे रिलेटेड है, ये वाली संधि किससे रिलेटेड है, और हाँ मिलान, अगर टफ बनाएगा तो उसको मिलान करने का पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल इससे है, उसका इससे है, ऐसे से मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, इसका आंसर भी रहेगा। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों को पर रोक लगाने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 देखें। क्वेश्चन नंबर 104 देखें। इसमें कह रहा है कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो इसमें मौजूद विद्युत आवेशित कणों के कारण पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे वापस लौट जाती हैं और बेतार संभव हो पाता है? बताइए किसका आंसर क्या रहेगा? वो कौन सा मंडल है ना। पृथ्वी की आपने 4 मंडल पढ़ी होगा, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और आयंडल, लेकिन जो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो डी के लिए ठीक होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखें। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील माना जाता है। यह झील मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 105 का क्या रहेगा? आंसर देने की कोशिश करिएगा आप लोग, आपका ये प्रैक्टिस होता रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि ओडिशा, ठीक है। जो चिल्का झील है वो ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर। अब ये पूछ सकता है कि, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि चिल्का झील किस राज्य में है ना। अब नया क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ऐसे बन सकता है कि जो चिल्का झील है भारत की वो ओडिशा में है, ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है।
कृष्णा, गोदावरी, माही और तुंगभद्रा, कोई भी नदी इसमें दे सकता है। तो वो माही कौन सी आपकी वो नदी है, ये आपकी महानदी है, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। जो कि ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लेगून भी है। तो 1981 में से भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। और हाँ, इसको ये भी याद रखना कि अब हो सकता है कि कौन सी झील है जिसको 1981 में सबसे पहले भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, वो भी आपकी कौन सी झील है, चिल्का झील है, ये भी ध्यान रखना। अब अन्य लेगून झीलें हैं, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको पूछ ले। पुलकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। जो वेबनाड झील है वो आपका केरल, भारत की सबसे लंबी झील है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखें। कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताइए, जो कैस्पियन सागर है उसको देखो, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं उसकी आपको ट्रिक बता दूं कि अगर नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की जो एक ट्रिक है उसको बोलते हैं तारिक, TARIK, तारिक। मेरे साथ बोलो, TARIK, तारिक, ठीक है। टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है। ए से आपका अजरबैजान हो गया, आर से आपका रूस यानी रशिया हो गया, आई से ईरान हो गया, के से कजाकिस्तान हो गया। लेकिन इसमें क्या दिखा है, देखो इसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है, ठीक है। तो ये तो सब हैं ही, लेकिन इसमें मैंने अभी उज़्बेकिस्तान बताया नहीं बताया। अब 2 काट दीजिए, पहले वाले में 2 नहीं है, दूसरे वाले में 2 है, सी वाले में 2 है, इसको काट दो। बी वाले में 2 है, इसको भी काट दो। डी वाले में 2 है, इसको भी काट दो। यानी कि इसका आंसर ए सही रहेगा। हमेशा याद रखना, तारिक बता दिया, इसको याद रखना। जो कैस्पियन सागर से जितने भी देश लगे हुए हैं उसको तारिक से याद रखना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखें। भारतीय कृषि में काली मिट्टी का विशेष महत्व है जो सूखने पर गहरी दरारें विकसित कर लेती है। इस मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है और यह किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए, क्या वो खादर मिट्टी गन्ने के लिए है, रेगर मिट्टी कपास के लिए है, बागर मिट्टी गेहूं के लिए है और लेटराइट मिट्टी चाय के लिए है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, यानी कि जो रेगर मिट्टी है वो कपास के लिए है, ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखें। विश्व की सबसे गहरी झील जिसे हम साइबेरिया का मोती भी यानी कि पेल्स ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है और जो मीठे पानी के आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है, उसका नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 108, वो दोस्तों बताइए, वो सुबीरा झील है या विक्टोरिया झील है या टिटिकाका झील है जो कि या बैकल झील है? दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो विक्टोरिया झील है वो सबसे गहरी झील है। देखो, जिस तरीके से UPSC 2026 में जो अभी पेपर हुआ था इसमें तुर्काना झील को लेकर क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो इस तरीके से झीलों के क्वेश्चन बहुत हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका चाहे BPSC हो, UPSC हो, PCS UPPCS हो, NAED हो, कोई सा भी एग्जाम रहे, चाहे टीचिंग का रहे, टेट सुपर टेट, सब में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, UPSC और जो आपका UPPCC है थोड़ा इसमें आपको मतलब सही नॉलेज नहीं बल्कि डीप नॉलेज आपको गेन करना पड़ती है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने UPSC की तैयारी अगर की होगी, नहीं भी की है तब भी कोई बात नहीं, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब जो 4 झीलें और हैं, सुपीरियर है, टिटिकाका है और जो बैकाल झील है, इसके बारे में पढ़ लें थोड़ा थोड़ा कि कहाँ पे ये झील पाई जाती है, इसकी स्थिति क्या है, ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे संबंधित बने तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ, ठीक है। अगर बैकाल झील की बात करें, वो तो मैंने जानते हैं कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। यह सब दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है, ठीक है। और जो सुपीरियर झील है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से, ध्यान रखना क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और लेक टिटिकाका की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका यानी कि पेरू बोलीविया की सीमा पर, किसके, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसको नेविगेबल झील भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नेविगेबल का मतलब यहाँ से एयर चीज़ें भी स्वचालित रूप से की जा सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर है, इसलिए इसको नेविगेबल भी झील कहते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना लेक टिटिकाका के बारे में। जो को लेक टिटिकाका है वो आपकी नेविगेबल झील, नौकागम्य झील भी इसको कहते हैं, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 110 देखें। इसमें कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाली भूमि की संकरी पट्टी को भौगोलिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? पनामा स्थल डमरू मध्य है, यानी कि जबराल्टर जसंधि है, या सुएज नहर है, या बेरिंग जसंधि है? ये आंसर तो बहुत ईजी है, यानी कि पनामा जो स्ट्रेट है, इस्थमस है, वो इसको क्या करते हैं, अलग करती है, इसका नाम इसका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखें। भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और जहां संकटग्रस्त संगाई हिरण पाया जाता है? देखो, अब तैरते हुए की बात आ गई, आप तो पता ही है, इसका आंसर भी रहे, क्योंकि जो केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मणिपुर में है, आई थिंक, हाँ मणिपुर में है, तो
और जो लोकटक झील के पास में है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 112 देखें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है? क्या वो दोदा बेटा है, कालसुबई है, अनाईमुडी है या महेंद्रगिरी है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 111 का नहीं, 112 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सी रहेगा, अनाईमुडी है। ठीक है, अब अनाईमुडी के बारे में बात कर लें कि इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है और यह केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क में है और पूरे प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब दोदा बेटा की बात करें, या नीलगढ़ी पहाड़ियों यानी कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी है। वो कि पता है, ये बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि फर्स्ट तो सभी बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन वो सेकंड वगैरह पूछता है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो आपको कम से कम 4 तक तो क्रम याद रखना पड़ेगा, चाहे वो करंट में कोई इवेंट चल रहा हो, चाहे किसी देश ने कोई ओलंपिक में कोई मेडल जीते हों, चाहे वो कोई झील हो, चाहे वो कोई एयरबस, कुछ भी हो, एवरीथिंग। तो उसका कम से कम 1 2 3 4 तक क्रम तो आपको याद रखना है ना। इसलिए मैं आपको दोदा बेटा पढ़ा रहा हूँ ताकि ये सेकंड है और जो कलसुबी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। एरिया वाइज भी उसको आप याद कर लेना, चाहे कि तमिलनाडु कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, आपका महाराष्ट्र में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है और आपकी और राजस्थान की कौन सी चोटी है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जितना गहराई से आप पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अच्छे से आप पढ़ेंगे, मैं भी आपको पूरी कोशिश करूँगा। आप बताइएगा और मैं क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं सारा करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 हम 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, इसमें कह रहा है कि मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ तटरेखा साझा करता है। देखिए, जैसे ऊपर मैंने तारे की ट्रिक बताई थी, उस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन वैसे ही आया है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप मैप को, चाहे वो इंडियन मैप रहे, चाहे वो आपका वर्ल्ड मैप रहे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन लिख के ले लीजिएगा आप, चाहे वो यूपीएससी रहे, चाहे बीपीएससी रहे, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहे, ठीक है। अब बताइए, जो भूमध्य सागर है इस पर सीरिया टच करता है, जॉर्डन है, लेबनान है, इराक है, इसराइल है। बताइए 113 का आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर इसमें कह रहा है कि कौन तटरेखा साझा नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन में ना फंसा देता है। अब देखो, सीरिया तो करता है, जॉर्डन नहीं करता है, तो 2 नहीं होगा। लेबनान आपका करता है लेकिन इराक नहीं करता है, इसराइल करता है, तो यानी कि 2 और 4 कहाँ दिया है, बी, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखें, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए मौसम विज्ञानियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या वो हाइग्रोमीटर कहते हैं, या बैरोमीटर होता है, या एनीनोमीटर होता है, या सिस्मोग्राफ होता है। देखो, ये बैरोमीटर होता है जो वायु दाब को मापता है ना। अगर पीपीएससी के हम एग्जैक्ट पॉइंटर के रूप में अगर इसको एक नोट डाउन करें, एक पॉइंट और आपको बताऊं, तो बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे अगर गिर जाए तो यह तूफान आने का संकेत है ना। जब आपने देखो कि स्केल को उसको मापते हैं, है ना, तो बैरोमीटर पर का जो पारा है ना, अचानक नीचे गिरने का अगर संकेत करे तो तूफान आने का संकेत है, ठीक है। अगर धीरे धीरे गिरे तो ये बारिश का संकेत है, और अगर ऊपर चढ़े तो ये मौसम साफ होने का संकेत है। ये 3 चीज़ें याद रखना आपको जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो अन्य इसमें यंत्र की बात की गई, आपका जो हाइग्रोमीटर है जो वायु की आर्द्रता यानी कि नमी को मापता है, और जो एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति को मापता है, और जो आपका सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तरंगों को मापता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखें। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको मांजुली नाम से जाना जाता है, जिसे हाल ही में एक जिला भी घोषित किया गया है। बताइए, यानी कि इतना बड़ा द्वीप है जिसको हमने ज़िला भी घोषित किया गया है, तो भारत के किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है। क्या वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है, क्या वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, क्या वो आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी पर स्थित है, क्या वो बिहार गंगा नदी पर स्थित है। इसका आंसर बी रहेगा, सभी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखें, बिहार के भूगोल के संदर्भ में किस नदी को उसके विनाशकारी बाढ़ और लगातार मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी रहेगा, सब जानते हैं। कोसी नदी बहुत फेमस रहती है बिहार की। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों अक्षांश रेखाएं विश्व के किस एकमात्र महाद्वीप को गुजरती हैं। इसका आंसर सी रहेगा, अफ्रीका, सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखें, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा निर्धारण करने वाली जलसंधि का क्या नाम पड़ता है। इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों की पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का, इसको आप आराम से सॉल्व करिएगा। मैं इसको आपको टाइम दे रहा हूँ कब से 3 से 4 सेकंड का, उसको आप अच्छे सॉल्व करिए, फिर मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो मिलाना, कि मेरे से मिलाना, मैं जो बता रहा हूँ। तीसरा सुमात्रा पहले आएगा, सुमात्रा के बाद तुरंत जावा आएगा, जावा के बाद तुरंत बाली आएगा, और बाली के जस्ट आपका लैम्बोक आएगा। इसका आंसर ए ठीक रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 120 देखें, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण हवाओं को की दिशा मुड़ जाती है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। ये बिल्कुल पता है क्या, बीपीएससी का 2025 का पेपर देखेंगे जो 13 सितंबर को हुआ था, उसमें सेम स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कोचिंग वाले बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। देखो पता क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो कॉरियोलिस फोर्स है, क्या वो अपकेंद्रीय बल है या ज्वारीय बल है, बताइए। यार सी बात, इसका आंसर बी रहेगा। लेकिन इस बार कॉरियोलिस फोर्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना, पूछ लेगा, इसको कथन कारण में ही पूछ सकता है। तो उसको कॉरियोलिस बल आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना होगा और इसको आप अपनी बेसिक बुक से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारत को क्वेश्चन नंबर 121 देखें, भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार मुख्य रूप से किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। जैसी बात है, नर्मदा आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 121 है, दामोदर घाटी इसका आंसर रहेगा। भारत में लगभग 80 से 90% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में स्थित है। इसमें अगर दामोदर नदी घाटी की बात करें, जो बेसिकली झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और कोयले के भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और रूर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि जर्मनी का जो रूर एक रीजन है जो कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो इसको रूर इसलिए नाम दिया गया है। झरिया, रानीगंज, बोकारो जैसी प्रमुख कोयला खदानें इसी घाटी में है। अब ध्यान रखना, अब क्वेश्चन ये तो पूछेगा नहीं जो मैंने आपको यहाँ कराया है। अब इसके बेसिकली लोकेशन याद रखिएगा, झरिया, रानीगंज और बोकारो। कह सकता है कि झरिया, रानीगंज और बोकारो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कोयला है, सोना, चांदी, तांबा किसके लिए हैं, तो ऐसे भी इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है, बताइए। इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि वेनेजुएला में। और किस नदी पर, आप मुझको कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि जो एंजल जलप्रपात है किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 123 देखें, महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। यानी क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, इसका जो ट्रेंड है कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ऐसे लगाइए। इसका क्रम को सही से ध्यान रखना। बताइए, पहला मकालू है, दूसरा आपका धौलागिरी है, तीसरा कंचनजंगा है और चौथा नंदा देवी है। देखिए इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि पहले आपका नंदा देवी रहेगा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसके बाद आपका धौलागिरी रहेगा, उसके बाद आपका पहला मकालू रहेगा और फिर आपका कंचनजंगा रहेगा जो कि आपका असम में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, भारतीय संविधान की तरह ही भारतीय जलवायु को भी एक विशिष्ट स्वरूप है और भारत में होने वाली वर्षा का अधिकांश हिस्सा किस मानसून से प्राप्त होता है। क्या वो उत्तर पूर्वी मानसून है, जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, क्या वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून कहलाते हैं उसको, पश्चिमी विक्षोभ है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर बी रहेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिकांश हिस्सा। अगर हम एरिया वाइज की बात करें, 100% जो वर्षा होती है उसकी हम देखें तो जो पश्चिमी घाट है ना, जो पश्चिमी घाट है उसका 80% भाग होता है पश्चिमी घाट से वर्षा प्राप्त करता है। बाकी जो 17% वर्षा होती है वो पूर्वी घाट से होती है, जो जिसको लौटते हुए मानसून कहते हैं। और जो 3% बचा है, 97 हो गया, 80 और 17 97 हो गया, और जो 3% बचा तो वो बारिश होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखना उसको, ठीक है, मैंने बता दिया है। क्योंकि कभी कभी परसेंट भी दे सकता है कि बताइए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कितने परसेंट होती है, 1%, 2%, 3%, 4%, तो इसलिए मैंने आपको 3% बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 125 देखें, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यानी क्वेश्चन नंबर 125 की अगर बात करें तो बताइए, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, ये कैमूर, बताइए कैमूर में है, पश्चिम चंपारण में है, रोहतास में है, मुंगेर में है। ये बेसिकली पश्चिम चंपारण में है, इसके बारे में थोड़ा देख लें। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व है वो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह उत्तर में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और गंडक नदी इसके पास में बहती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अब ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें ये कह सकता है कि जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में एकमात्र जो टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम वाल्मीकि है, वो नेपाल के किस राष्ट्रीय उद्यान से भूमि साझा करता है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखें, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जिसे हम क्रोट के नाम से जानते हैं मुख्य रूप से किन भारी धातुओं से बनी है। बताइए, क्या वो सियाल है, सीमा है, निफे है या तांबा और जस्ता है। दोस्तों ये इसको निफे नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर जो खनिजों की मात्रा यानी कि लोहा और निकल ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने निफे रख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखें,
इसमें कह रहा है कि सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत की बांग्लादेश में फैला है। इसका निर्माण मुख्य रूप से किन दो नदी द्वारा होता है? क्या वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या महानदी और गोदावरी नदी है, क्या वो सिंधु और सतलुज नदी है, क्या वो कृष्णा और कावेरी नदी है? दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, इससे होकर बहती हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध लूनर क्रेटर यानी कि लोनार झील स्थित है? इसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग में एक उल्कापिंड के गिरने से टकराने से कारण हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्या वो झील आपका राजस्थान में है, क्या वो महाराष्ट्र में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है? दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि जो लोनार झील है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अब किस कारण से बनी है, इसका कारण ध्यान रखना। जो उल्कापिंड होता है ना, उसके गिरने से, इसको हम मेटेओराइट बोलते हैं, कि गिरने से यहाँ झील का निर्माण हो गया था। इतना बड़ा ये पिंड गिरा था प्लेस्टोसीन युग में। जब आप ज्योग्राफी का जब बेसिक पढ़ रहे होंगे वहाँ आपका जिक्र आया होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 129 देखें। 29 में कह रहा है कि भारत की भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो थर्मल एनर्जी के संभावित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। पुग्गा घाटी के लद्दाख में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, तपोवन उत्तराखंड में है, ताता पानी क्या छत्तीसगढ़ में है? बताइए क्या केवल एक युग में सही है, केवल दो, केवल सी 3, या सभी चारों सही हैं? क्वेश्चन नंबर 129, इसके सभी युग में सही होंगे, यानी कि जितने भी मिलान हैं सारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 देखें। विश्व के भूगोल में प्रेरी पंपास और स्टेपीज शब्दों का प्रयोग किस भौगोलिक विशेषता के दर्शाने के लिए किया जाता है? क्या ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, क्या ये ठंडे मरुस्थल हैं, क्या ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं, क्या ये ऊंचे पर्वत शिखर हैं? दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। अब मुझे आप कमेंट में ये करके बताइएगा कि जितने भी ये मैदान हैं ये कहाँ कहाँ हैं। आपका पंपास कहाँ पे है, प्रेरी कहाँ पे है, स्टीबीज कहाँ पे है, इसको लोकेशन बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वीडियो जब पूरी कंप्लीट हो जाए इसको आप लिख के तब जाइएगा। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपका भी इससे रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखें। भारत के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली नदियों को उनके मुहाने के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखो फिर वही टाइप आ गया ना, तुम देखना इस तरीके से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पक्का मिलेगा और मिलता ही है। तो अगर इसका हम मिलान की बात करें, उत्तर से भारत के पूर्वी तट पर होने नदियों, हाँ उत्तर से दक्षिण लगाना है। देखो पहले पर आपका महानदी आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका तुरंत गोदावरी आएगा, फिर आपका पेन्नार आएगा, फिर आपका कावेरी आएगा, फिर आपका वैगई आएगा, यानी कि इस तरीके से आपका आंसर ए सही रहेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखें। 32 में कह रहा है कि उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली हल्की वर्षा रबी की फसल यानी गेहूँ के लिए बहुत लाभदायक होती है। इस वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अभी मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना, कोशिश करना उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाना। क्या वो लौटते हुए मानसून से ज़्यादा बारिश यहाँ पे लौटते हुए मानसून से ये जो रबी की फसल है ना, ज़्यादा लाभदायक होती है? क्या वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, स्थानीय आंधी यानी लू से होती है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात से होती है? बताइए इसका आंसर बी रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ लिंगानुपात है ना, यानी सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 133 देखें। क्वेश्चन नंबर 133 देखें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल में है, यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या जो होती है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जो तमिलनाडु, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में है। सेकंड की बात करें तो आपका 996 तमिलनाडु में है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये आपको इसको याद रखना, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा में कितना है, 9879 है, यानी कि 879। क्वेश्चन नंबर 134 देखें। भारतीय अपवाह तंत्र के संदर्भ में पूर्ववर्ती नदियों में की अवधारणा पर विचार करिए। ये वे नदियां हैं जिनका अस्तित्व हिमालय के निर्माण से पहले भी था। ये नदियां हिमालय के उत्थान के साथ अपनी घाटी को गहरा करती हैं, इसमें गार्ज और कैनियन का निर्माण होता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या रहेगा? इसका आंसर ई और दो दोनों सही रहेंगे, लेकिन तीसरा नहीं है ना। अब तीसरा क्यों सही नहीं है देखते हैं। जो गोदावरी और जो कृष्णा प्रायद्वीपी नदियां हैं, ठीक है, और ये अनुवर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियों के सबसे बेहतरीन उदाहरण सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं, जो हिमालय को काट कर बहती हैं। इसलिए कथन 1 और 2 सही है, उसी और जो तीसरा वाला है सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखें। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रमुख खनिजों में जो यूरेनियम है कि खनन के लिए विश्व की प्रसिद्ध जादू गोंडा की खदानें किस राज्य में हैं? दोस्तों ये आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर ए होगा, यानी कि उड़ीसा में है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है जो यूरोप के तापमान को सर्दियों में जमने से बचाती है? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 136 की जो जलधारा है वो कौन सी है?
देखिए ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 देखें, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, बताइए। जाहिर सी बात दोस्तों, ये नाइट्रोजन गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, भारत के तटीय मैदान में गुजरात से लेकर गोवा तट के पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या वो मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है या उत्कल तट है। क्वेश्चन नंबर 138 दोस्तों, वो कोंकण तट है जिसको हम मालाबार के नाम से, गोवा तट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय तरंगों के आधार पर पहचाने की भूकंपीय असंबद्धताओं को पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत टफ और याद करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी ट्रिक से सॉल्व नहीं होता है, इसको याद करके ही सॉल्व किया जा सकता है। बताइए 139 पर क्या है इसका सही मिलान रहेगा। आप पहले इसको मिलाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आपने मिला लिया होगा, मैं इसको बताता हूँ। देखिए अगर हम देखें क्या है, पहला गुटेनबर्ग है, फिर मोहरिपिक है, फिर लेहमन है, फिर रेवती है। देखिए पहले आपका क्या आएगा, मोहरिपिक आएगा, ठीक है। फिर आपका रेवती आएगा, फिर आपका गुटेनबर्ग आएगा, फिर आपका लेहमन आएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके हिसाब से आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखें, सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन तापमान विलोमता की स्थिति में क्या होता है। ऊंचाई के साथ तापमान तेज़ी से घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, तापमान सभी ऊंचाइयों पर स्थिर रहता है, पहले तापमान घटता है और फिर अचानक से स्थिर हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 140 बताइए क्या रहेगा। देखो जो तापमान विलोमता यानी टेम्परेचर इन्वर्जन, वो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। जैसी बात है, जब अगर हम अपने वायुमंडल वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा उसमें ये होता है कि जो पढ़ते हैं जैसे जैसे हम ऊपर क्रॉस करते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। इसीलिए छत्रक शिला देखें, मुख्य रूप से किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट स्थलाकृति है। क्या वो हिमनद की है, क्या वो मरुस्थलीय क्षेत्र की है, क्या तटीय क्षेत्र में, या कास्ट या चूना पत्थर से संबंधित है। बताइए छत्रक शिला। क्वेश्चन नंबर 141, तो बेसिकली ये मरुस्थलीय क्षेत्र है आकृति, ठीक है। अब छत्रक शिला क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। यह एक ऐसी चट्टान है जिसका आकार आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा यानी कि मशरूम, या छतरी के समान होती है, या इसका आधार यानी कि जो बेस जो होता है पतला और ऊपरी हिस्सा टॉप चौड़ा होता है। इसे गारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, अब मरुस्थल क्षेत्रों में जो पवन यानी कि जो हवा होता है उसको जो वो अपरदन करती है ना, उसका मुख्य कारक होती है। और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वे अपने साथ रेत और धूल के कण उड़ाकर ले जाती हैं, है ना। भारी होने के कारण जो रेत के जो अधिकांश कण जो होते हैं ज़मीन से 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं, और जिसके कारण ये स्थलाकृति बन जाती है। अपरदन का प्रभाव क्या होता है, जब ये रेत से भरी हवाएं किसी बड़ी चट्टान से टकराती हैं तो वे चट्टान के निचले हिस्से को रेगमाल, आपने रेगमाल देखा होगा जब घर बनता है तो उसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि तने घिसकर पतला कर देती हैं, जबकि चट्टान का ऊपरी हिस्सा कम घिसता है और इससे चट्टान छतरी का आकार ले लेती है। अन्य मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ देखें जैसे कि बालको स्तूप हो गया, बरखान हो गया, यार्डंग हो गया, जुगेन हो गया और हवा के बर्तन और निक्षेपण से बनते हैं। अब इन आकृतियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि ये कैसे बनती है, कैसी दिखती है, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखें। क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है कि अक्षांशीय मृदा, इसको एल्काइन सॉइल को कृषि योग्य बनाने और सुधारने के लिए खेतों में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बीपीएससी 2025 का अगर आपने पेपर देखा होगा उसमें कहा था कि, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो उसमें कहा था कि मिट्टी की अगर क्षारीयता को अगर हमें कम करना है तो किस एलिमेंट का उपयोग करेंगे, उसमें इसका आंसर फास्फोरस था। पता उसी तरह पे ये क्वेश्चन पूछा है। ये टेस्ट सीरीज़ बहुत शानदार है, ठीक है, इतनी शानदार है कि ये सटीक तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 देखें, तो सही उत्तर इसका बी रहेगा, यानी कि जो अगर क्षारीय मृदा है, सॉरी क्षारीय ऐसे कुछ वहाँ को चूने की मात्रा को कम करना या फिर ऐसे ही कुछ पूछा था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने देखा था क्वेश्चन, मैंने 2025 का पेपर देखा था, उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, उसको आप देख लेना आपको मिल जाएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ ना मैंने देखे, आप उसको मिला लीजिएगा ताकि आपको तभी यकीन हो, है ना। तो ये जिप्सम रहेगा, यानी कि क्षारीय मृदा को अगर कृषि योग्य बनाना है तो उसको जिप्सम में मिलाया जाए ताकि वो कृषि योग्य बन सके। क्वेश्चन नंबर 143 देखें, जनसांख्यिकी में जनसांख्यिकीय लाभांश से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी रहेगा, यानी 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि, है ना, यानी कि जो कार्यशील वर्किंग एज वाले लोग हैं तो उसको हम यस।
क्वेश्चन नंबर 144 देखें, भारत की तटीय भू आकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का पश्चिमी तट एक निमज्जित यानी कि सबमर्ज यानी डूबा हुआ तट है और इसे प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिए आदर्श बनाता है। कथन 2, भारत का पूर्वी तट एक उन्मज्जित यानी कि इमरजेंट उभरा हुआ तट है जहाँ चौड़े महाद्वीपीय मगध तट और बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। कथन 3 देखें, पश्चिमी तट पर नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं जबकि पूर्वी तट पर एस्चुरी का निर्माण होता है। बताइए इसका आंसर कौन सा रहेगा? क्या केवल एक या एक और दो दोनों, या सी 2 या 3, या डी 1 2 3? इसका सही आंसर बी रहेगा यानी कि 1 और 2। अब तीसरा, जो पश्चिमी तट पर नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं जबकि पूर्वी तट पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब देखिए इसका आंसर क्यों गलत है। तीसरे में कह रहा है जो ये कथन क्यों गलत है, एकदम उल्टा है। वास्तव में जो पूर्वी तट की नदियाँ हैं वो महानदी हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तट की नदियाँ नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, भ्रंश घाटियों से तेज़ी से बहने के कारण एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी कथन ये उल्टा दिया गया है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 145 देखें, महासागरों का सबसे उथला भाग कौन सा होता है जो मानव के लिए आर्थिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? मत्स्य पालन या पेट्रोलियम आदि? क्या वो महाद्वीपीय मगध है, महाद्वीपीय मगढाल है, गहरे समुद्री मैदान है, या महासागरीय गर्त है? तो इसका आंसर ए रहेगा यानी कि जो महाद्वीपीय मगध होते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लें। जो महाद्वीपीय मगध तट हैं, जो वह किनारा होते हैं समुद्र का जो पानी में डूबा रहता है, इसका ढाल बहुत ही धीमा होता है, लगभग 1 डिग्री, है ना, और इसकी औसत गहराई 200 मीटर तक होती है। आर्थिक रूप से इनकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये मत्स्य पालन यानी कि पानी उथला होने के कारण सूर्य की रोशनी आसानी से समुद्र की तलहटी तक पहुंच जाती है। इससे मछलियों का मुख्य भोजन, इसको प्लैंकटन कहते हैं, प्रचुर मात्रा में पनपता है। दुनिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के क्षेत्र जैसे कि आपका डोगर बैंक हो गया, ग्रेट बैंक हो गया, यहीं पर स्थित हैं। ठीक है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी कि दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल और गैस यहीं से प्राप्त होता है। और भारत का बॉम्बे हाई महाद्वीपीय मगध का ही हिस्सा है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। खनिज की बात करें तो ये बहुमूल्य खनिज जैसे कि आपका मोनाजाइट हो गया, सोना हो गया, हीरे और बजरे की भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें, इसमें जो महाद्वीपीय ढाल है वो मगध तट के बाद एकदम से गहरा होने वाला हिस्सा है। और गहरे समुद्री मैदान समुद्र के सबसे सपाट और विशाल क्षेत्र होते हैं। महासागर गर्त समुद्र के सबसे गहरे गड्ढे होते हैं, जैसे कि अपने मैरियाना का ट्रेंच जो सबसे गहरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देखें, विश्व प्रसिद्ध नहर यानी कि रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है जो अपने भारी कोयला भंडार और इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था एक्सप्लेन में, वही है। इसका आंसर नंबर सी रहेगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 147 देखें, खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, और डी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। बताइए कौन सी स्थिति में सूर्य ग्रहण बनेगा? तो इसका आंसर बी रहेगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 148 देखें, भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कह रहा है पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से बहुत बड़ा होता है। कोई भी भूकंपीय तरंग पी या एस भूकंप के अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच दर्ज नहीं की जाती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के बाहक रोड के तरल अवस्था में होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। बताइए इसका आंसर 1 या 2, बी 2 या 3, सी 1 और 3, डी सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखें, इसका आंसर बी रहेगा यानी कि पहला ठीक नहीं है। अब पहला क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है 105 डिग्री से 145 के बीच होता है, जिसको हम शैडो जोन कहते हैं। और जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 के बाद पूरे क्षेत्र यानी कि पृथ्वी का लगभग 40% हिस्सा पृथ्वी का कवर करता है। इसलिए एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है पी तरंगों से बहुत बड़ा होता है, ना कि पी का एस से। ये उल्टा दिया है तो ठीक है, इसलिए गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखें, लौह अयस्क की गुणवत्ता और उससे लोहे की मात्रा के आधार पर सबसे सर्वोत्तम से लेकर के सबसे लोएस्ट क्वालिटी का सही क्रम क्या होगा? क्या हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट? बी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट? सी हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट? या डी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट? बताइए इसका सही क्रम क्या रहेगा? बेसिकली इसका सही क्रम बी होगा यानी कि मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसका उल्टा क्रम भी आप याद कर लेना, अच्छा रहेगा आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 150 देखें,
जलवायु विज्ञान के संदर्भ में मेंडेन जूलियन ऑसिलेशन, इसको MJO बोलते हैं। ये क्या है? प्रशांत महासागर में एक स्थिर उच्च दबाव वाली प्रणाली है। यह भूमध्य रेखा के पास बादलों, वर्षा, हवाओं और दबाव की एक पूरब की ओर बढ़ने वाली लहर, इसको मूविंग बैंड कहते हैं, जो हर 30 से 60 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। यह सी हिंद महासागर में सुनामी उत्पन्न करने वाली एक विवर्तनीय घटना है। यह उत्तरी ध्रुव पर ओजोन परत के छिद्र का सिकुड़ना और फैलना होता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि भूमध्य सागर के रेखा के पास बादलों, वर्षा, हवाओं और दबाव की एक पूरब की ओर बढ़ने वाली लहर, इसको मूविंग बैंड के नाम से जानते हैं, जो हर 30 से 60 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। ठीक है,